हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। क्लास वाइज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी। अब मैं इसी के साथ साथ एनसीईआरटी का नोट्स भी लेकर आ गई हूँ क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाने के साथ साथ अभी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया और वो कंप्लीट भी हो गया। अब स्टार्ट होगा क्लास 7 का चैप्टर 4। इधर मैंने आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 का नोट्स भी स्टार्ट कर दिया है, राइट। ठीक है, तो आप दोनों तरफ तैयारी करते रहिए। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नोट्स में कि हमने नोट्स में क्या, पिछली बार हमने नोट्स में क्या देखा है। जो हमारी लास्ट क्लास थी पार्ट 1 में हमने नोट्स में क्या क्या देखा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी और कितने वर्ष पहले हुई थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। और फिर हमें चावल की जो खेती देखने को मिली, हमें कहाँ मिली थी? विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास हिल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं रिलेटेड इनसे कराती रहती हूँ। जो भी मैं पढ़ाती हूँ साथ के साथ मैं क्वेश्चंस भी बताकर चलती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद मैं एमसीक्यू भी लेकर आऊंगी, सिर्फ एमसीक्यू लेकर आऊंगी। ये आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं। और साथ के साथ आप एक चीज और देखते हैं, देखिए मैं मेमोरी ट्रिक भी लेकर आती हूँ, यानी कि ऐसी ट्रिक भी लेकर आती हूँ जिनसे आपको टॉपिक्स याद होते हैं, पॉइंट याद होते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे लोग भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी, सू की गेजो। देखो सू की गेजो से आप याद कर सकते हैं सुलेमान गिरदर और किसके लिए फेमस है? जगह गेहूं और जौ सबसे पहले यहाँ पर उगाया गया था। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया था। वी उत्तर, वी उत्तर का मतलब है चावल। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले धान की खेती की थी विंध्य के उत्तर में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक के साथ भी बताया था। आज हम शुरू करेंगे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। तो सिंधु नदी को हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। देखिए ये नोट्स है ना, ये क्लास 6 का ही नोट्स है। ये क्लास 6 का नोट्स है। देखो कितने क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। क्लास 6 के चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियां उनको कहते हैं जैसे एक नदी होती है और छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उसी को हम सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र थी। सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु नदी के पास ही हमारी देखने को मिली थी एक सभ्यता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन एक सभ्यताओं में से एक नदी का केंद्र है। ठीक है, द इंडस रिवर वॉज द क्रेडल ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, यानी कि सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र थी। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर रिवर्स दैट जॉइन ए लार्जर रिवर्स, यानी कि वो नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, राइट। क्लियर। लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक नगर बसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां हैं उसके पास प्रारंभिक नगर बसे। यहाँ पर डेवलप की बात नहीं की जा रही, बसे यानी कि इस शुरुआत हुई। प्रारंभिक नगर कहाँ पर बसे थे? सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास की सहायक नदियों के आसपास। अब ये सहायक नदियों के आसपास ये प्रारंभिक नगर क्यों बसे? क्या रीजन था? क्योंकि यहाँ पर ना पानी था, तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है जल की। खाने से भी पहले हमें जल की जरूरत होती है। तो सिंचाई करने में अच्छी व्यवस्था होती थी, पीने के लिए पानी उपलब्ध होता था, पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध होता था, है ना, जानवरों के लिए भी होता था इसमें पानी उपलब्ध। और नदियों से सिंचाई की जाती थी और फसल अच्छी उगती थी। इसलिए लोगों ने क्या किया, नदियों के आसपास रहना शुरू किया। तो ये जो नदियों के आसपास रहना शुरू किया था, ये जो शुरू किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया था? 4700 वर्ष पहले, यानी कि अराउंड 4700 ईयर्स एगो
earliest cities developed on the banks of the Indus and its tributaries। यानी कि लगभग 4700 वर्ष पहले सिंध और इसकी सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक नगर बसे। राइट, क्लियर हुआ ये। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। इन्हीं नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रसिद्ध नगर शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के आसपास ही जब प्रारंभिक नगर बसे थे, तो शुरुआत में हमें एक हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो एक क्या थे? ये नगर थे, ये गांव नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये नगर थे या शहर थे? ये नगर थे। ठीक है, ये शहर थे और इसके किसके पास ये हुए थे? सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंधु नदी के पास ये जो शहर बने थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर शामिल थे, यहाँ पर क्या था ना, उत्तर पश्चिम से जब लोग आते थे, यूनानी आए थे, ईरानी आए थे, बहुत से लोग आए थे, तो आना जाना रहता था, यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नगर देखे गए हैं। ईजिली देखो, कितना ईजिली मैं बता रही हूँ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये, देखिए। फेमस सिटीज इंक्लूडेड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, है ना। तो इस तरीके से ये जो नगर थे, ये कहाँ देखे गए? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के आसपास देखे गए, है ना। प्रारंभिक नगर बसे थे 4700 वर्ष पूर्व। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, गंगा नदी और सोन नदी। गंगा नदी और सोन नदी यानी कि गंगा रिवर एंड सोन रिवर, लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। अभी देखो हमने पढ़ा था नगर बसे थे। नगर कब बसे थे? 4000। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नगर कब बसे थे? 4700 वर्ष को। डेट दे दी जाएगी एग्जाम में आपको, नगरों का विकास और नगर बसे थे, और उसमें दे दिया जाएगा 2500 वर्ष पहले और 4700 वर्ष पहले। तो 4700 वर्ष पहले तो नगर बसे थे। अब जब कोई नगर बस जाएंगे तो डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है ना, समय लगता है। तो इन जब नदियों के आसपास जो किनारों, गंगा नदी और सोन नदी के जो आसपास जो नगर थे, उनका जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 2500 वर्ष पहले शुरू हो गया था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास कब शुरू हुआ? 2500 वर्ष पहले। इन नगरों में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नगर थे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे। अराउंड 2500 years ago many cities grew along the Ganga and its tributaries, है ना। तो सेकंड पॉइंट है, सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। द सोन रिवर इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। मतलब जो सोन नदी है वो गंगा की क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनेगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता है। देखो गंगा के आसपास नगरों का विकास हुआ, तो यहाँ पर जो गंगा के आसपास जो नगर का विकास हुआ उसमें मगध आ गया। आप मगध के बारे में पढ़ेंगे, बहुत शक्तिशाली ये जो मगध जो क्षेत्र है, बहुत शक्तिशाली क्षेत्र था, जो आज के वर्तमान बिहार में स्थित था। जो आज का वर्तमान जो बिहार हम देखते हैं, वहां पर स्थित था मगध। और इसके जो शासक थे ना, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों से भी अन्य राज्यों की स्थापना की गई थी। बहुत कुछ हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था मगध। वर्तमान में यह क्षेत्र बिहार में स्थित है। राइट, टुडे इट इज लोकेटेड इन बिहार। तो हम देखते हैं गंगा और सोन नदी। चलिए मैप खोल लेते हैं। तो गंगा और सोन नदी के बारे में हम देखते हैं कि गंगा और सोन नदी कहाँ है हमारे भारत में। हमारे मैप में गंगा और सोन नदी किधर है? चलिए इधर देखते हैं। इधर हम आ जाते हैं। ये देखिए सोन नदी देख रहे हैं ना, ये सोन नदी है और ये गंगा नदी है। यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में हम देखते हैं मगध। मगध राज्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर नगरों का विकास शुरू हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पर नगरों का विकास शुरू हो जाता है। और ये हमारी सिंधु नदी है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसे। ठीक है, यहाँ पर नगरों का बसना शुरू हुआ था 4700 वर्ष पहले हुआ था। और गंगा नदी सोन नदी के आसपास जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखो कितनी कंफ्यूजन, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। देखिए सीटेट के लिए भी कितने अच्छे नोट्स में लेकर आई हूँ। बिल्कुल एकदम
नोट्स जो चैप्टर में है वैसे ही नोट्स में बनाकर लेकर आई हूँ, जिससे आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम बचा हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं चैप्टर वाइज अभी ना करा के आपकी सिर्फ नोट्स ही करा दूंगी, या फिर मैं धीरे धीरे चैप्टर भी करवा रही हूँ और चैप्टर वाइज नोट्स भी कर रही हूँ, दोनों चीजें कर रही हूँ। आप क्लास को डेली देखते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हैं ये। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता है यहाँ पर। कोई भी ऑल टीचिंग एग्जाम हो गया, जीके जीएस की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में जो एग्जाम होते हैं उसमें जीके जीएस आता ही आता है। तो जीके जीएस में आपके इतिहास से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। अभी सीटेट वालों का भी एग्जाम होने वाला है 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर को जो एग्जाम होगा उसमें 60 क्वेश्चन सोशल साइंस में होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, एनसीईआरटी से, राइट। तो प्लीज मैम का सपोर्ट कीजिए। मैम देखिए कितनी मेहनत कर रही है, मुझे पता है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं पर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरा। प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें जितना हो सके लोगों बच्चों के पास, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल सके। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी आपको मिलती रहेंगी, राइट। चलिए पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। मगध राज, जो मगध राज अभी हमने पढ़ा, तो 2500 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिला गंगा के आसपास मगध राज्य, ठीक है, किंगडम ऑफ मगध। तो मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। मगध कहाँ पर देखने को मिला? आज के वर्तमान बिहार में स्थित है मगध राज्य, जो उस समय था, ठीक है। कब था? 2500 वर्ष पहले इनका डेवलप हुआ। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, बता चुकी हूँ मैं। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। बाद में भारत के अन्य भागों में भी अनेक राज्यों का विकास हुआ। द रूलर्स ऑफ मगध वर वेरी पावरफुल, दे स्टेबलाइज्ड ए लार्ज किंगडम, सिमिलर किंगडम्स आल्सो डेवलप्ड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने मगध के जो शासक थे बहुत बहुत राज्यों पर शासन किया, कि बहुत शक्तिशाली थे मगध के शासक, ठीक है। मगध के बाद जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, है ना। मगध में कई शासक आए थे, जैसे बृहद्रथ आया था जिसने मगध पर शासन किया था। बृहद्रथ के बाद काफी सारे शासक आए थे, ठीक है, काफी सारे राज्यों की इसमें स्थापना हुई थी मगध के अंदर, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ घोष घोष नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ जो है उसी को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लोग यात्रा क्यों करते थे? वाई डिड पीपल ट्रेवल? काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ वर्क, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बिल्कुल। जब एक जगह पर लोग रहते थे वहां पर ना आपदाएं आती थी, भूकंप आता था, भूस्खलन होता था, तो उस वजह से लोग क्या करते थे? यात्रा करते थे। यात्रा करके तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ड्यू टू नेचुरल डिसेस्टर्स। तो ये क्या करते थे? आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरी जगह जाया करते थे। युद्ध और विजय की वजह से भी यात्राएं किया करते थे, वार्स एंड कंक्यूज। तो काफी यात्राएं इन्हें देखने को मिलती थी, लोग यात्रा करते थे, युद्ध और विजय की वजह से भी युद्ध करते थे। युद्ध एक स्थान से दूसरी जगह जाया करते, जैसे बंगाल में युद्ध हो रहा है तो बिहार में, बिहार के लोग दिल्ली में, इस तरीके से युद्ध चलते थे, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते थे और यात्रा करते थे। व्यापार, ट्रेड के लिए भी लोग यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए भी, व्यापार करने के लिए भी यात्रा किया करते थे। व्यापार बहुत, उस टाइम व्यापार क्या होता था? जैसे मनकों का व्यापार हो गया, पत्थरों का व्यापार हो गया, लोहे का व्यापार हो गया, कांसे का व्यापार हो गया, कपड़ों का व्यापार हो गया, बहुत सारे व्यापारों का जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था, उसके लिए लोग यात्रा किया करते थे। धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा में जो धार्मिक गुरु होते थे उस समय, तो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव कस्बे जाते रहते थे, ठीक है। अब आते हैं नए स्थानों की खोज, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। क्या करते थे? नए स्थानों की खोज की वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते। देखिए बाइलिंगुअल मैं नोट्स बनाकर लाई हूँ, इसमें आपको इजीली होगा याद करने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो जब इंग्लिश में भी आप पढ़े होते हैं ना, तो इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन करके आप एक
अंडरस्टैंडिंग लेवल को बिठाकर अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी हिंदी में हमें मीनिंग समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में लगाते हैं हम, इंग्लिश में हमें इजीली समझ में आ जाता है। चलिए पॉइंट 5 की तरफ मूव करते हैं। व्यापारी ट्रेडर्स क्या थे? व्यापारी कभी कभी कारवां में और कभी जहाजों से यात्रा करते थे। ट्रेडर्स ट्रेवल इन कारवास और बाई शिप्स, यानी कि जो कारवा होता था इनका, तो व्यापारी क्या करते थे? कारवां में चलते थे। कारवां क्या होता था? कारवां होता था ग्रुप में समूह बनाकर ये चलते थे, यात्रा करते थे। समूह में इनको इजीली होता था क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ चीजें होती थी। किसी के पास खाने की चीज होती थी, किसी के पास पहनने की चीज होती थी, किसी के पास कोई ना कोई सामान। वो एक दूसरे के जरूरत के लिए सभी लोग सामान लेकर चलते थे। रास्ता लंबा होता था तो वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो इसीलिए वो कारवा बनाकर चलते थे। ठीक है, और जहाजों से यात्रा भी करते थे। यानी कि पहले क्या था? एयरप्लेन तो था नहीं, तो ये क्या करते थे? पानी से जहाजों से यात्रा किया करते थे। शुरुआत में जहाजों से यात्रा करके तो हमारे भारत की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए आगे। आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। धार्मिक गुरु रिलीजियस टीचर्स, ये क्या करते थे? धार्मिक गुरु गांव गांव और नगर नगर जाकर शिक्षा देते थे। रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, वे लोगों को सही जीवन जीने की सलाह देते थे। दे सेपरेट नॉलेज एंड गाइडेड पीपल, तो वो क्या करते थे? सलाह देते थे। ठीक है, यात्राओं का महत्व क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवल, यात्राओं से लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता था। बिल्कुल, विनिमय भी होता था, विचारों का आदान प्रदान भी होता था, लोग एक दूसरे की भाषाओं को समझते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब लोग आदान प्रदान करते थे तो लोगों के अंदर ना एक समझ उत्पन्न हुई, डेवलप हुआ, तरीका डेवलप हुआ, है ना, सोचने की क्षमता विकसित हुई। ठीक है, नई ट्रेवल हेल्प पीपल एक्सचेंज आइडियाज, नई तकनीकें, भोजन बनाने के तरीके, संगीत और कला का विकास भी हुआ। इसके साथ साथ हमें न्यू टेक्निक, फूड हैबिट्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स शेपर्ड्स भी हमें देखने को मिला। यानी कि जो नई तकनीकें थी, भोजन बनाने के तरीके, क्या भोजन बनाने के तरीके धीरे धीरे तो डेवलप हुए थे। पहले क्या करते थे? लोग शिकार करते थे, भाले से शिकार करते थे, मांस को खाया करते थे भून कर। अब थोड़ी ना खाते हैं, धीरे धीरे डेवलप होने लगा था, आग का आविष्कार हुआ था। देखिए ये सब कुछ पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि बीच में टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने लगूंगी प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्टोरिक एज क्या है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आग कहाँ से शुरू हुई थी, है ना। तो ये प्रागैतिहासिक काल क्या था, लेखन कला विकसित हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब मैं अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, अलग से मैं क्लासेस लेकर आऊंगी तब पढ़ाऊंगी आपको, या आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मैं उस तरीके से क्लास आपके लिए, आपके नीड के अकॉर्डिंग मैं क्लास लेकर आऊंगी। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही हूँ, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने तरीके, संगीत और कला का विकास भी हुआ। भारतीय संस्कृति और अधिक समृद्ध बनी। इन इनरेस्ड इंडियन कल्चर्स, क्या देखने को? भारतीय संस्कृति क्या हुई? फली फूली समृद्ध बनी। ठीक है, पॉइंट 8 की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल बाउंड्रीज, क्या? नेचुरल बाउंड्रीज क्या देखा? भारत की प्राकृतिक सीमाएं क्या थी? हिमालय पर्वत, है ना, पहाड़ियां, समुद्र, रेगिस्तान, नदियां, हिमालय, हिल, सीज, डिजर्ट, रिवर्स, ये सब क्या है? प्राकृतिक सीमाएं थी। अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नगर विकसित कब हुए थे? वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्या है? वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विकसित हुए थे, न कि बसे थे। क्या हुए थे? विकसित हुए थे। और यहाँ पर जो सिंधु घाटी नगर, यहाँ पर बसे थे, सॉरी यहाँ पर ये बसे थे, यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बसे कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये बसे कर लीजिए। और 2500 वर्ष पहले गंगा घाटी के नगर विकसित हुए थे। यहाँ पर भी सही है,
यहाँ पर भी सही है, इससे गलत नहीं है, ये भी सही है। विकसित हुए या नगर बसे थे, ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज आएंगी, नगर बसे थे, नगर विकसित हुए थे। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं 4700 वर्ष पहले की, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर देखने को मिले। और 2500 वर्ष पहले जो गंगा घाटी के नगर विकसित हुए, यहाँ पर हमें मगध देखने, यहाँ पर क्या होता है, हमें मगध देखने को मिलते हैं। गंगा की सहायक नदी, सोन नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी। मगध कहाँ था, वर्तमान बिहार का प्राचीन राज्य था मगध। सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो बड़ी नदी में मिलती है। यात्रा के क्या क्या कारण थे, व्यापार करना था, रोजगार था, युद्ध था, धर्म थी, नई जगहों की खोज थी। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दो। ये देखिए, सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी। मगध कहाँ पर था, वर्तमान बिहार का राज्य था मगध पहले, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर विकसित हुए, जैसे कि फॉर द एग्जांपल हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो 4700 पहले वर्ष पहले। और गंगा घाटी में मगध राज्य जैसे विकसित हुए थे कुछ राज्य, कब हुए थे, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, देखिए कितना इजीली मैं नोट्स बना के लाई हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल लाई हूँ नोट्स बनाकर, नोट्स भी आपके क्या है, बाइलिंगुअल नोट्स हैं आपके। ठीक है, तो बाकी का हमारा, और हम हमारा टॉपिक रह जाता है। और क्या है हमारा टॉपिक इसमें देखिए, चलिए एक टॉपिक और हम कंप्लीट करते हैं, भारत के नाम। भारत के नाम यानी कि भारत के तो कई नाम थे, कैसे कैसे नाम पड़े थे। भारत को हम इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है, भारत भी बोलते हैं। हम अपने भारत को भारत और इंडिया दोनों नामों से जानते हैं। कैसे, भारत और इंडिया दोनों नामों से जानते हैं। आवर कंट्री इज नाउ बाय टू नेम, भारत एंड इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा, हाउ डिड द नेम इंडिया ऑरिजिनेट, हाउ डिड द नेम इंडिया ऑरिजिनेट, यानी कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, अचानक तो नहीं आया हुआ ना इंडिया, इंडिया नाम अचानक से नहीं आया हुआ। अब ये इंडिया क्यों पड़ा, अब ये भारत क्यों पड़ा, इन दोनों में क्या फर्क था, दोनों का मतलब एक है, राइट। चलिए, इंडिया शब्द किससे बना है, इंडस, इंडस नदी से निकला है, यानी कि सिंधु नदी से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, क्वेश्चन बनता है, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस नदी से बना है। कहाँ से, इंडस नदी से। द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। संस्कृत में इंडस नदी को सिंधु कहा जाता है। अब देखो, संस्कृत में इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी कहा जाता है, इंडस नदी को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। ठीक है, इंडस जो है ना, ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इंडिया शब्द, इंडस इंग्लिश शब्द है, जो कि इंडस नदी को सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। सिंधु क्या है, सिंधु शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है। क्या है सिंधु शब्द, एक मिनट इसको जूम कर लेती हूँ। सिंधु शब्द क्या है, ये है सिंधु शब्द संस्कृत शब्द। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, संस्कृत है, हिंदी है, अरबी है, क्या है। ठीक है, चलिए आगे। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान और यूनानी के लोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहने लगे। देखो, अराउंड 25 years ago the Iranians and Greek called the land east of the Indus River India। मतलब यहाँ पर मैंने अभी आपको मैप में बताया था, देखो ये मैंने मैप में बताया था आपको, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है ना, तो ये एरिया कहाँ पर पड़ा, उत्तर पश्चिम का एरिया पड़ गया ना आपका, उत्तर पश्चिम का एरिया हो गया ना। सिंधु नदी कहाँ है, उत्तर पश्चिम में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या थे ना कुछ विदेशी आए थे, उनमें था ईरान और यूनान के लोग। ये क्यों आए थे, ये भारत को देखकर, भारत की संपदा को देखकर, भारत की शिक्षा को देखकर, है ना, ये लोगों का आगमन भारत की तरफ हुआ था। कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले। कब 2500 वर्ष पहले, जब मगध राज्य का राज्य विकसित हो रहा था, राज्य विकसित हो रहे थे, उस समय ईरान और ईरान के लोग आए थे, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया शब्द किसने कहा था, इंडिया शब्द ईरान और यूनान के लोग ने कहा था, और किस जगह को कहा था, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को कहा था। देखिए, पूर्व के क्षेत्र को, जैसे ये सिंधु नदी हो गई, तो इसका जो पूर्व का एरिया हो गया, ये एरिया, इसको एरिया को इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं।
भारत नाम कैसे पड़ा? अभी हमने इंडिया में पढ़ा। हाउ डिड द नेम भारत ओरिजिनेट? भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, द नेम भारत इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेदा। ठीक है, फर्स्ट मेंशंस इन द ऋग्वेदा, सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। पहले ये नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि इनिशियली इट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यानी कि सबसे पहले ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए? समूह के लिए। देखो, उत्तर पश्चिम का एरिया क्या आ गया? ये आ गया ना, फिर से सिंधु नदी। सिंधु नदी आ गया ना, उत्तर पश्चिम का एरिया। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए यूज होता था। यहाँ पर एक समूह था, भारत नाम का एक समूह था, भरत नाम का, उसके लिए यूज प्रयोग होता था। ठीक है, बाद में पूरे देश के लिए क्या भारत नाम का प्रयोग होने लगा था। लेटर द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, तो बाद में भारत नाम का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। हमने बहुत कुछ पढ़ा। देखिए, ये था हमारा पार्ट 2। हमने नोट्स में, हम नोट्स को भी एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ को। काफी क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम देने से पहले इसको पढ़कर जाइएगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल जाइए इसको पढ़कर। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पांडुलिपि, है ना। तो पांडुलिपि क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पार्ट 3 में लेकर आऊंगी मैं नोट्स में पांडुलिपि के बारे में। आप लोग भी पढ़कर आइएगा पांडुलिपि का क्या महत्व था, ये कहाँ पर प्रयोग की गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, किस पर बनाई गई थी, किस पर लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, और अपने चैप्टर वाइज भी क्लास करते रहिए। मैं चैप्टर वाइज क्लास भी लेकर आ रही हूँ एनसीईआरटी का। उसमें क्लास 7th में चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है आपका, तो वो क्लास भी आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।